तो ये छोटा सा बच्चा काफी लंबे टाइम से एक खरगोश को बड़ी गौर से देख रहा होता है, जिसके बाद ये उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर छलांग लगा देता है। पर ये खरगोश काफी तेज होता है और वो इसके हाथ नहीं आता, जिसके बाद वो इस बच्चे के पास आकर उसके ऊपर लाते ही लाते बरसानी शुरू कर देता है और इस बच्चे को काफी ज्यादा मारने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। और अब ये बच्चा रोना शुरू कर देता है और अगले सीन में हमें इसके भाई को दिखाया जाता है, जिसने इस खरगोश को पकड़ लिया होता है। और ये देखकर ये छोटा बच्चा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये छोटा बच्चा भागकर जाता है और अपने बड़े भाई को गले से लगा लेता है। और अब ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए हम ये देखते हैं कि इन दोनों ने ही इस खरगोश की हालत काफी गंदी कर दी होती है। और अब उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एक बुक देता है और ये बुक पुराने जमाने के महान हीरोज की होती है और ये मिलने के बाद वो काफी खुश हो जाता है। और फिर हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये छोटा सा बच्चा बड़ा हो चुका है और इसका नाम है लॉयड। और ये एक घर के सामने खड़ा हुआ होता है और ये घर एक विच का है। और जब लॉयड इस घर के अंदर जाता है तो उसके सामने एक विच बैठी हुई होती है और वो उससे ये पूछता है, क्या आप ही विच मैरी हो? लेकिन वो इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती, जिसके बाद लॉयड उसे बार बार यही सवाल करना शुरू कर देता है, अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, सॉरी मुझे माफ कर दो, अगर तुम अभी तक यहाँ पर खड़े हुए हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर भी पेशेंस है। जिसके बाद लॉयड उससे ये कहता है कि आज से मैं आपकी ही केयर में रहने वाला हूँ। और अब ये विच दोबारा से अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है और ये पूछती है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो। और तभी लॉयड ये बताता है कि मेरा नाम है लॉयड और मैं एक गांव कोनूरॉन से आया हूँ। और इस गांव का नाम सुनने के बाद ये विच काफी ज्यादा डर जाती है और तभी लॉयड उसके पास आता है और ये बताता है कि हमारे विलेज के चीफ ने मुझे ये कहा था कि मुझे ये क्रिस्टल आपको देना है। और तभी अचानक इस क्रिस्टल के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो ये कहती है, अरे क्या बात है मैरी, क्या तुमने मुझे पहचाना? हम काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं। और ये देखकर मैरी की फट जाती है और वो उसके सामने सर झुकाना शुरू कर देती है। और तभी ये लड़की, जिसका ये होलोग्राम होता है, वो ये कहती है कि तुम घबराओ मत, ये तो बस एक रिकॉर्डिंग है। और ये सुनते ही मैरी चैन की सांस लेती है, जिसके बाद वो बड़बड़ाना शुरू कर देती है। और तभी ये लड़की, जिसका नाम एल्का होता है, वो ये कहती है कि तुम काफी अजीब हो और तुम ये अपना गुस्से वाला रूप काफी जल्दी बाहर निकाल लेती हो। और हाँ, वैसे मैं मजाक कर रही थी, ये मैं असली में हूँ। और मैरी दोबारा से उससे माफी मांगना शुरू कर देती है, जिसके बाद एल्का यहाँ से चली जाती है और अब वो इस बॉल को उठाकर सीधा कबर्ड में फेंक देती है और काफी गुस्सा हो जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉयड मैरी के लिए खाना बनाकर लाता है और ये खाना दिखने में काफी सुंदर लग रहा होता है और वो ये कहता है कि मुझे बस आम चीजें ही बनाने आती है, मैं कुछ खास नहीं बनाता। और अब लॉयड चाय पीते पीते मैरी को ये बताता है कि मैं अपने गांव में सबसे वीक हूँ, लेकिन मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में भी ऐसी ही कहानियां पढ़ी हैं। और अब मैरी उसे ये बताती है कि एक सोल्जर बनने के लिए पहले एक रिटन एग्जाम और बाद में एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है। और लॉयड ये कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में जानता हूँ। और तभी लॉयड ये बताता है कि उसे कोरोन से यहाँ पर आने में लगभग 6 दिन लग गए हैं। और मैरी भी यही कहती है कि हाँ, वहाँ से यहाँ पर आने में काफी लंबा टाइम जाता है। और अब मैरी को ऐसा लगता है कि लॉयड ने यहाँ तक आने के लिए एक ट्रेन ली होगी, पर लॉयड इस चीज के लिए मना कर देता है और वो ये बताता है कि मैं तो यहाँ तक भागकर आया हूँ। और ये सुनकर मैरी काफी शॉक्ड हो जाती है, क्या भागकर, वो भी यहाँ तक? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफी स्टैमिना है। और अब वो लॉयड से ये पूछती है कि जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तो क्या तुम्हें रास्ते में कोई मॉन्स्टर्स मिले? पर लॉयड मना कर देता है कि मुझे कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं मिले, मुझे बस थोड़े बहुत जंगली जानवर मिले। और ये सुनने के बाद मैरी थोड़ी डाउट में होती है और वो ये पूछती है कि तुम्हें किस तरीके की जंगली जानवर मिले? और लॉयड ये बताता है कि मुझे एक काफी बड़ी लिजर्ड और एक ग्रास हॉपर मिला था, लेकिन उनका साइज काफी बड़ा था, तो इसका मतलब तुम पहले ही मॉन्स्टर्स से मिल चुके हो। और वो ये कहता है कि मॉन्स्टर्स तो वो होते हैं जो ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया उनकी है और वो इस पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहते हैं। और तभी मैरी उससे ये कहती, अबे ओए बुद्धू, वो डीमन किंग होता है। और ये बोलने के बाद जैसे ही मैरी अपने टेबल से खड़ी होती है तो उसके ऊपर लॉयड की टी गिर जाती है और अब लॉयड उसके फेस को अपने हैंकरचिप से साफ कर रहा होता है। और जैसे ही मैरी अपने फेस को मिरर में देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके फेस के सारे पिंपल्स गायब हो चुके होते हैं। और ये देखकर वो लॉयड से पूछती है कि तुमने ये क्या किया, क्या तुम्हारे पास कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है? और तभी लॉयड उसे ये बताता है कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, ये तो बस एक ट्रिक है और मैंने इसे करने के लिए अपने हैंकी पर एक एंशिएंट विंड कैरेक्टर बनाया था। और ये सुनकर मैरी काफी शॉक्ड हो जाती है और साथ ही में वो रोना भी शुरू कर देती है। और वो ये सोचती है कि ये विंड कैरेक्टर कोई आम विंड कैरेक्टर नहीं है,
ये काफी स्पेशल है और इससे किसी भी तरह के कर्ज को दूर किया जा सकता है। और यहाँ तक कि मुझे भी इसे सीखने में लगभग 3 साल लग गए थे। और अब मैरी उससे ये पूछती है कि तुम्हें कौन कौन से मैजिक आते हैं, और वो ये बताता है कि हाँ, मुझे एक और मैजिक आता है जिससे कि मैं रेनफॉल करा सकता हूँ। और जब मैरी ये सुनती है तो वो अपने सर को दीवार में पीटना शुरू कर देती है और पीट पीट कर दीवार भी तोड़ देती है। और फिर हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा की एक काफी बड़ी मूर्ति लगी हुई होती है। और यहाँ पर हम एक अननोन लड़की को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भागकर कहीं पर जा रही होती है, और रास्ते में वो एक नोबल से टकराती है और जाकर एक गली में घुस जाती है जहाँ पर एक काफी खतरनाक ग्रास हॉपर मॉन्स्टर उसका वेट कर रहा होता है, जो कि उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इससे वो पीछे जाकर गिरती है और उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। और तभी अचानक यहाँ पर लॉयड की एंट्री हो जाती है और वो आते ही एक ही झटके में इस मॉन्स्टर का काम 25 कर देता है और उसे उठाकर सीधा बाहर फेंक देता है। और इस लड़की के फेस पर थोड़ी सी धूल लग जाती है तो लॉयड उसे साफ करता है, जिसके बाद ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और इसका नाम है सेलिन। जिसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है और फिर हमें इसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने आप को मिरर में चेक कर रही होती है। और तभी ये बात रिवील होती है कि सेलिन के ऊपर एक कर्ज है जो कि एक पावरफुल इंसान ही दूर कर सकता है। और ये सोचने के बाद वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और अब वो लॉयड के बारे में सोचती है और इस जगह पर वो अपने आप को भी नोटिस करती है और वो ये देखती है कि उसका कर्ज हट चुका है और साथ में उसकी बेल्ट भी। और उसको ऐसा लगता है कि लॉयड ही वो इंसान है जो कि उसका कर्ज दूर करेगा। और अगले सीन में ये लड़की दोबारा से उसी नोबल के पास आ जाती है और वो नोबल इससे कहता है कल तुम मुझसे टकराई थी और तुमने जाते वक्त मुझसे माफी भी नहीं मांगी। पर ये लड़की मना करती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और वो यहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने बुक से अपना फेस कवर किया हुआ होता है और वो ये सोचती है कि इस जगह पर तो एग्जाम देने के लिए काफी सारे लोग आए हुए हैं और वो यहाँ पर स्पेशली लॉयड की बात कर रही होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब रियलिटी में आने का टाइम आ चुका है। और यहीं पास में लॉयड भी बैठा हुआ होता है जिसको देखकर इस लड़की की बेवजह ही फट रही होती है। और फिर हमें लॉयड की ताकत को दिखाया जाता है और उसका प्रेजेंस एक टाइगर की तरह लग रहा होता है। और ये लड़की सोचती है मुझे ये बात नहीं पता थी कि कोई ऐसा इंसान भी एग्जाम देने के लिए आएगा। वैसे तुम्हारा ये मेटल का हाथ काफी अच्छा है। अरे यार, अब मैं मरने वाली हूँ। और फिर हम दोबारा से उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेलिन था और वो लॉयड से बातें कर रही होती है और लॉयड भी उसके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि उस दिन इस लड़की ने एक मास्क पहना हुआ था और आज ये दिखने में काफी अलग लग रही होती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो पहली वाली लड़की यहाँ से कल्टी मार लेती है। मुझे इन दोनों के अंदर से मरने की बा आ रही है। और फिर हमें मैरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलेज चीफ एल्का भी होती है और ये दोनों ही लॉयड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और मैरी ये कहती है क्या लॉयड ये एग्जाम पास कर पाएगा, और एल्का को भी इसी बात की टेंशन हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड इस एग्जाम में फेल हो चुका है, यानी कि वो ये एग्जाम पास नहीं कर पाया। और अब अगले सीन में हमें सोल्जर एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सेल और ये दूसरी लड़की लॉयड को ही ढूंढ रहे होते हैं। और यहीं पर हम कमांडिंग ऑफिसर को भी देखते हैं और वो भी लॉयड को ही ढूंढ रहे होते हैं। अबे ओए लॉयड, तू कहाँ पर है? जिसके बाद ये कमांडिंग ऑफिसर सारे के सारे बच्चों को एक टास्क देता है और वो ये कहता है कि तुम सभी को इस प्रिंसेस को ढूंढना है जो कि 5 सालों से गायब है। और इसके साथ साथ वो ये बताता है कि अजामी और जीऊ इन दोनों एम्पायर्स के बीच में काफी लंबे टाइम से फाइट चली आ रही है और बिना लॉयड के हमारी टीम एकदम बेकार है। और फिर हम सेल को देखते हैं जो कि बार बार लॉयड लॉयड चिल्ला रही होती है और तभी ये कमांडिंग ऑफिसर बताती है अरे हाँ, एक लड़की है कि अगर तुमने उस प्रिंसेस को ढूंढ लिया तो तुम्हें काफी सारा गोल्ड मिलेगा और साथ में प्रमोशन भी। और फिर हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कि अब भी इसी बात से परेशान होता है कि वो टेस्ट में फेल हो चुका है। और तभी वो एक नोटिस बोर्ड को चेक करता है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि अगर किसी को पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो वो पास के ही एक रेस्टोरेंट में पता कर सकता है। और ये पढ़ने के बाद लॉयड उस रेस्टोरेंट के सामने आ जाता है और जैसे ही वो इसके अंदर जाता है तो इस रेस्टोरेंट का मालिक इसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लॉयड उसके अटैक से काफी आराम से बच जाता है। और अब ये दोनों एक दूसरे के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये बंदा लॉयड की ताकत को देखकर काफी चौंक जाता है। और फिर हमें दोबारा से लॉयड की पावर्स को दिखाया जाता है जो कि अब भी एक टाइगर की तरह लग रही होती हैं। और इस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि वो एक एक्स इंपीरियल गार्ड है और लॉयड उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और फिर ये बंदा सोचता है कि ये बच्चा मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन तभी लॉयड उसके सामने काफी अच्छे से अपने आप को पेश करता है और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हूँ
और ये सुनकर वो बंदा काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे वाह बच्चे, तुम तो काफी अच्छा झूठ बोल लेते हो। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या बनाना आता है। और लॉयड ये कहता है कि मुझे खाना बनाना और क्लीनिंग काफी अच्छे से आते हैं। पर इस बंदे के कानपुर में हड़ताल होती है और इस बंदे को कुछ और ही सुनाई देता है और इस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि ये बच्चा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छा है, तो पक्का ये मुझसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और फिर ये बंदा सोचता है कि ये बच्चा मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन तभी लॉयड उसके सामने काफी अच्छे से अपने आप को पेश करता है और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हूँ। और ये सुनकर वो बंदा काफी शॉक्ड हो जाता है। अरे वाह बच्चे, तुम तो काफी अच्छा झूठ बोल लेते हो। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या बनाना आता है। और लॉयड ये कहता है कि मुझे खाना बनाना और क्लीनिंग काफी अच्छे से आते हैं। पर इस बंदे के कानपुर में हड़ताल होती है और इस बंदे को कुछ और ही सुनाई देता है और इस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि ये बच्चा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छा है, तो पक्का ये मुझसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन मैं इसे कुछ भी नहीं बताऊंगा और ये बंदा उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। पर लॉयड किचन में जाके खाना बनाना शुरू कर देता है और वो ये बताता है कि मैं एग्जाम में फेल हो चुका हूँ। और फिर हमें लॉयड की आंसर शीट को दिखाया जाता है और उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है वो किसी को भी समझ नहीं आता। और तभी यहाँ पर एक कमांडिंग ऑफिसर आती है और वो ये बताती है कि मेरे ख्याल से शायद ये एक एंशिएंट ड्रोन कैरेक्टर है और वो ये कहती है कि जिसने भी ये आंसर लिखा है हमें उसे ढूंढना होगा। और इस तरफ हमें देखते हैं कि लॉयड ने खाना बना लिया होता है और वो इस बंदे से कहता है कि तुम चक्कर बताओ कि खाना कैसा बना है। हम में से कैसे, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसे खाऊंगा कोई ये बच्चा मेरे ऊपर अटैक कर देगा, मैं तो नहीं खाऊंगा। और फिर हमें दोबारा से कमांडिंग ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि अभी लॉयड के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर उस बच्चे को ऐसा मैजिक आता है जिससे रेन करवाई जा सकती है तो हमें उसे ढूंढना होगा। और इस तरफ इस बंदे ने सारा का सारा खाना खा लिया होता है और लॉयड उसे ये पूछता है कि खाना कैसा बना था। आज चौकस, ये खाना काफी अच्छा था और आज से तुम्हारी जॉब पक्की। और फिर हमें मैरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड इन दोनों को ये बताता है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ। और ये सुनने के बाद इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और तभी एल्का काफी कपी स्माइल करते हुए कहती है कि फाइनली इस कंट्री को तबाह करने का टाइम आ चुका है। क्या तुम सच में इस कंट्री को तबाह करने वाली हो? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, वो भी बस 20%। और तभी लॉयड इन दोनों को ये बताता है कि वो अगली बार दोबारा से एग्जाम देने वाला है और एल्का उससे कहती तो चलो फिर घर चलते हैं, पर लॉयड मना कर देता है और वो ये कहता है कि मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। मैरी को ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती और बाद में एल्का को भी उसकी बात माननी पड़ जाती है, जिसके बाद लॉयड दोनों को थैंक्स बोलता है और यहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही मैरी एल्का से ये बताती है कि आप ये बात जानती हो ना कि असामी किंगडम 5 सालों से बाकी किंगडम्स के साथ फाइट कर रहा है और जहाँ तक हमें उम्मीद है वो कंट्री के फाउंडिंग फेस्टिवल वाले दिन अटैक करने वाले हैं, तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। पर एल्का इन सारी बातों से मना कर रही होती है और वो ये कहती है कि हमें ह्यूमंस की वर्डलेस बैटल में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर कोई डीमन किंग पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए सामने आएगा तो शायद से हम कुछ कर सकते हैं। और अब ये सारी कन्वर्सेशन खत्म हो जाने के बाद एल्का दोबारा से अपने विलेज में चली जाती है। फाइनली ये बोलने वाली चुड़ैल यहाँ से चली गई, लेकिन तभी एल्का दोबारा से यहाँ पर आ जाती है और वो इसे एक मिस फॉर्चून दे देती है, अब से तुम्हारे साथ काफी कुछ बुरा होने वाला है। और तभी अचानक उसके पैर में मोच आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है, यानी कि इसका बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। और फिर हमें दोबारा से लॉयड को दिखाया जाता है जो कि आराम से अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और जब वो यहाँ के सारे ट्रैश को बाहर फेंक कर आता है तभी उसकी नजर सामने जाती है जहाँ पर वही जॉइंट ग्रासहोपर बैठा हुआ होता है, लेकिन ये बड़े आराम से उसे ठिकाने लगा देता है। और फिर अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पतले से रास्ते में जा रही होती है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और इस तरफ सेल दोबारा से एक बंदे से टकरा जाती है, लेकिन ये बंदा उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है, पर सेल की बेल्ट उसे बचा लेती है और सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। और तभी सेल ये कहती है कि ये सारा कुछ लॉयड की वजह से हुआ है और तभी भीड़ के अंदर से लॉयड ही बाहर आ जाता है और सेल उसके पास जाकर लॉयड लॉयड चिल्ला रही होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की इसके प्यार में लट्टू हो चुकी है, लेकिन वो यहाँ पर लॉयड को फंसा देती है और वो ये कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए अब ये बंदा तुमसे फाइट करेगा। और इस तरफ ये दोनों खुसफुस कर रहे होते हैं कि अगर एरन के ऊपर लॉयड ने सीधा अटैक नहीं किया तो शायद वो बच सकता है, लेकिन ये छपरी अपने फेस को खुद ही लॉयड के सामने कर देता है और ये कहता है कि सुनो बच्चे, तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक करो, पक्का ये बंदा मरने वाला है। और जैसे ही लॉयड एरन के ऊपर पंच करने वाला होता है तभी यहाँ पर एक काफी तेज तूफान आ जाता है जो कि लॉयड को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है और सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि लॉयड यहाँ से गायब हो चुका है। और फिर अगले सीन में मैरी लॉयड को लेकर काफी दूर आ जाती है और वो उसे लेकर एक छत के ऊपर लैंड करती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा करना शुरू कर देती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर एक इंसान मारा गया और हो सकता है कि तुम भी मारे जाते। और लॉयड इसकी बातों को किसी अलग ही सेंस में ले लेता है और उसको ऐसा लगता है कि एरन मारा जा सकता था, जिसके बाद वो मैरी से माफी मांगनी शुरू कर देता है। ये सुनने के बाद मैरी काफी सोच में पड़ जाती है और वो ये सोचती है कि लॉयड सच में तुम काफी भोले हो और तुम्हारा कोई भी फायदा
उठा सकता है, खास करके मेरे जैसा कोई बुरा इंसान। और फिर हमें 2 कमांडिंग ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी मेहनत कर रहे होते हैं। और जो लड़की कमांडिंग ऑफिसर होती है वो ये पूछती है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, और वो ये बताता है कि जियो एम्पायर ने मेरे गांव पर अटैक कर दिया था और वहाँ के सारे रिसोर्सेज भी खत्म कर दिए थे और मैं नहीं चाहता कि ये सारा कुछ दोबारा हो। और वो काफी गुस्से में ये कहता है कि मैं जियो एम्पायर को बर्बाद कर दूंगा। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सेल और रिहोक मैरी के पास आए हुए होते हैं और इन दोनों को प्रिंसेस के बारे में कुछ पता करना है, क्योंकि मैरी एक विच है तो उसे हर चीज की इन्फॉर्मेशन पहले ही होती है। और जैसे ही वो दरवाजे को नॉक करते हैं तो अंदर से लॉयड बाहर आ जाता है, जिसको देखकर ये दोनों काफी शॉक्ड हो जाती हैं कि लॉयड यहाँ पर क्या कर रहा है। और कुछ देर के बाद मैरी भी यहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाती है। पर लॉयड मैरी से इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो ये कहता है कि ये दोनों ही मेरी फ्रेंड्स हैं, इसका नाम है रेहो और ये है सेल। और तभी मैरी उनसे ये पूछती है कि तुम्हें किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो दोनों इससे एक फोटो दिखाते हैं और ये पूछते हैं कि हम इसके बारे में पता करना है। लेकिन जैसे ही मैरी इस फोटो को देखती है तो वो ये मना कर देती है कि मैं इस प्रिंसेस को नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर तो प्रिंसेस की बात ही नहीं हुई होती है। और ये सुनने के बाद रियो को उसके ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमसे कुछ छुपा रही है। और अब ये दोनों से फोर्स करना शुरू कर देती हैं और ये कहती हैं कि अगर तुमने हमें इसके बारे में बता दिया तो लॉयड को सोल्जर स्कूल में एंट्री मिल जाएगी। और जैसे ही मैरी इन दोनों को अपनी रियलिटी बताने वाली होती है तभी लॉयड बीच में जाता है और वो कहता है, अरे हाँ आप तो एक सेवियर हो और आपने ही मुझे उस दिन विंड मैजिक से बचाया था और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। पर मैरी उसको मना करती है कि मैं आगे से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और वो ये सारा कुछ इसलिए बोल रही होती है ताकि लॉयड दोबारा से अपने विलेज ना जाए। और अब लॉयड उसके साथ काम करने के लिए कहता है पर मैरी उसे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और ये बोलने के बाद लॉयड यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही मैरी इन दोनों को ये बताती है कि वो ही इस किंगडम की प्रिंसेस है। पर रिहो से ये पूछती है कि आपने उसकी हेल्प लेने से मना क्यों कर दिया, क्या आप उसकी स्ट्रेंथ को नहीं जानती। और अब मैरी उन दोनों को ये बताती है कि लॉयड एक कोरोन नाम के विलेज से आया है और उस विलेज का एक रूल है कि वहाँ के लोग कभी भी इंसानों की बैटल्स में उनका साथ नहीं देते जब तक कि इंसानों के ऊपर डीमन किंग अटैक न कर दे। और अब ये सारे इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि पक्का इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जो कि वॉर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। लॉयड बेड पर लेटा हुआ ये सोच रहा होता है कि उसके लिए एक सोल्जर बनना काफी मुश्किल है। और फिर हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की छत के ऊपर बैठी हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एल्का आ जाती है और मैरी उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने इसकी क्रिस्टल बॉल को पानी के अंदर फेंक दिया था। और तभी एल्का उसे एक छोटा सा मिसफॉर्चून दे देती है ताकि वो दोबारा से इसकी क्रिस्टल बॉल को ऐसे पानी में न फेंके या कबर्ड में न छुपाए। और अब ये दोनों लॉयड के बारे में बातें करते हैं जहाँ पर एल्का ये कहती है कि बहुत ही जल्दी जियो और अजामे किंगडम के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। और अजामे किंगडम हमेशा से ही दूसरे एम्पायर्स को तबाह करना चाहता है क्योंकि वहाँ का डीमन लॉर्ड काफी खतरनाक है और वो पूरे वर्ल्ड में अपना कब्जा करना चाहता है। और पक्का ऐसा भी हो सकता है कि डीमन लॉर्ड हमारे ऊपर अटैक कर दे। और मैं ये चाहती हूँ कि कंट्री के फाउंटिंग फेस्टिवल वाले दिन तुम लॉयड को मेरे साथ रहने दो। और इससे एक बात तो साफ है कि लॉयड की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और वो इस बैटल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसीलिए सारे उसके पीछे हैं। और अब वो दिन आ जाता है जब कंट्री फेस्टिवल शुरू हो जाता है और फिर हम लॉयड को देखते हैं जिसका मुंह काफी लटका हुआ होता है। और तभी एल्का उसके सामने आ जाती है और वो उसके मूड को सही करने के लिए अजीब अजीब बातें कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर काफी सारे बग मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। यानी कि फाइनली अटैक हो चुका है, जिसके बाद हमें 2 कमांडिंग ऑफिसर्स को दिखाया जाता है और यहीं पर हम मैथ्यू फन को देखते हैं। और तभी बात सामने आती है कि मास्टरमाइंड मैथ्यू फन ही है जो कि इन दोनों किंगडम्स के बीच में फाइट करवाना चाहता है। और मैथ्यू फन को ऐसा लगता है कि इस फाइट से वो अपने गांव का बदला ले सकता है और ये बंदा अजामी किंगडम को सपोर्ट करता है। और फिर हम मैरी और बाकी सभी को देखते हैं जो कि अभी लॉयड के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। और अगले ही सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है और वो ये कहता है कि मैं तो मैथ्यू फन को एक पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन असली में मास्टरमाइंड तो मैं ही हूँ। और यहाँ पर ये सारी बातें ये बंदा नहीं बल्कि डीमन किंग बोल रहा होता है और वो इन सभी से लड़ने के लिए अंदर आ जाता है। ये देखकर मैरी काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक काफी खतरनाक स्पेल से अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी ये डीमन किंग अपनी बॉडी को मारिया के फादर की बॉडी से स्विच कर लेता है और इस वजह से मारिया उसके ऊपर अटैक नहीं करती। और तभी ये डीमन किंग दोबारा से इसकी बॉडी में आ जाता है और मारिया का हाथ पकड़ के उसको तोड़ देता है। और तभी ये डीमन किंग जिसका नाम एबाडॉन होता है वो ये कहता है कि अब तुम मरने वाली हो। और अब मैरी ये सोचती है कि उसने अभी तक लॉयड से माफी नहीं मांगी। और अब ये बात सामने आती है कि मैरी ही मारिया है, यानी कि वही प्रिंसेस है। और अब वो एबाडॉन के सामने खड़ी हुई होती है और वो ये कहती है कि मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं कभी भी अपने एनिमी को पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगी। और तभी डीमन लॉर्ड बोलता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और मैं इस पूरे के पूरे एम्पायर को खत्म कर दूंगा और मेरा नाम है एबाडॉन। और मारिया ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है, क्या डीमन लॉर्ड? और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रास ऊपर मॉन्स्टर्स सभी लोगों के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है। और फिर हम लॉयड को देखते हैं जो कि उनके सामने आ जाता है और वो अपनी एक ही फिंगर से इन दोनों के दोनों ग्रास ऊपर
मॉन्स्टर्स को आराम से ठिकाने लगा देता है। और तभी लॉयड ये कहता है कि सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ बस इंसेक्ट्स हैं। और जब एल्का यहाँ पर आती है तो लॉयड उसे कहता है कि मुझे एक जगह पर जाना है जहाँ पर मैरी काफी सारे ग्रास हॉपर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही है, तो प्लीज मुझे वहां पर जाने दो। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मारियस डीमन लॉर्ड के सामने खड़ी हुई होती है और वो ये सोचती है कि अगर कोई डीमन लॉर्ड यहाँ पर अटैक करेगा तो कॉनरन के लोग उनकी हेल्प करेंगे। और अब डीमन लॉर्ड उसके सामने खड़ा हुआ होता है और तभी मारिया अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर मैरी और मारिया दोनों एक ही हैं। अरे सुनो बच्ची, मैं तुम्हें गुस्से में और डरा हुआ देखना चाहता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? और ये बोलने के बाद मैरी यहाँ से भाग जाती है। अरे रुको, तुमने तो कहा था कि रॉयल लोग ऐसे पेट दिखाकर नहीं भागते। अच्छा, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? लेकिन मुझे इतना पुराना कुछ भी याद नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। और फिर हम लॉयड को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने ग्रासहॉपर मॉन्स्टर आ जाता है। पर लॉयड उसे एक ही झटके में जान से मार देता है और दूर फेंक देता है। और जब ये आगे जाता है तो इसे रास्ते में एरन मिलता है और वो ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और एरन बताता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर छुप रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सच कहूँ तो मुझे मॉन्स्टर से काफी डर लगता है और मैं यहाँ पर छुपे रहा हूँ। और तभी लॉयड एक डीमन लॉर्ड को इमेजिन करता है और वो ये सोचता है कि सच में डीमन लॉर्ड काफी खतरनाक होता है और साथ में मॉन्स्टर्स भी। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक लॉयड की ग्रासहॉपर मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन तभी लॉयड उसे अपनी एक फिंगर से जान से मार देता है। तुम यहाँ से निकलो, हम जरूरी बातें कर रहे हैं। ये देखकर एरन काफी शॉक्ड हो जाता है और लॉयड कहता है कि पता नहीं यहाँ पर इंसेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं और ये काफी सारे भी हैं। अब एरन भी अपने काम पर लग जाता है, यानी कि वो भी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है जो कि लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। और फिर हम एल्का को देखते हैं जिसने इस पूरे किंगडम के ऊपर एक काफी बड़ा मैजिक सर्कल बना दिया होता है और वो ये कहती है कि अगर यहाँ पर डीमन लॉर्ड है तो मुझे भी कुछ करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्का एक काफी खतरनाक मैजिक को कास्ट करती है जिससे कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और इस तरफ हम मार्थोफोन को देखते हैं जो कि इन तीनों लड़कियों के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है और डीमन लॉर्ड ने इसे भी एक डीमन बना दिया होता है। रेहू कहती है कि तुम इसे थोड़ी देर यहाँ पर रोक कर रखो, मैं लॉयड को लेकर आती हूँ। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी उसके सामने लॉयड भी आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जब वो अंदर जाता है तो वो ये देखता है कि मार्थोफोन एक डीमन बन चुका है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सुनने के बाद मार्थोफोन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लॉयड उसे अपनी एक ही उंगली से रोक लेता है। थांबा थांबा, इतनी भी जल्दी क्या है? और अब लॉयड उसे समझाता है कि तुम एक सोल्जर हो और तुम्हें लोगों की रक्षा करनी चाहिए, ना कि ऐसे किसी के ऊपर अटैक करना। और अब ये सारी बातें सुनकर मार्थोफोन धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और अब वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। और तभी लॉयड उससे ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और इसीलिए तुम जो कॉस्प्ले कर रहे थे उसमें तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया, तो थोड़ा शांत रहा करो। और जैसे ही तीनों लड़कियां इस बात को सुनती हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन तभी मार्थोफोन दोबारा से उस डीमन के कब्जे में आ जाता है और वो अब दोबारा से एक डीमन बनकर लॉयड के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और लॉयड उसके सर पर गलती से एक जोरदार हेडबट मारता है जिससे उसकी खोपड़ी अंदर से क्रैक हो जाती है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि बंदा मर चुका है और हमें दिखाया जाता है कि मार्थोफोन की बॉडी से उसकी आत्मा निकल चुकी है, लेकिन अब भी ये बंदा जिंदा है, यानी कि मरा नहीं है। और तभी अचानक यहाँ पर मैरी भी आ जाती है और ये सारे उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसके पीछे डीमन लॉर्ड भी आ रहा होता है। और तभी लॉयड उससे ये कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है तो आप यहाँ से चले जाइए। पर डीमन लॉर्ड को ये बात समझ नहीं आती कि ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है और लॉयड उनसे पूछता है कि आपने भी जूस पिया है, शायद तभी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। और अब मैरी लॉयड को ये बताती है कि ये सामने वाला मोटा मेरा पीछा कर रहा था और इसकी बॉडी पर भी काफी डस्ट लगी हुई है, तो क्या तुम इसे साफ कर सकते हो? और अब लॉयड अपने रून कैरेक्टर का इस्तेमाल करने वाला होता है और जैसे वो इसके पास जा रहा होता है तो इस डीमन लॉर्ड की फटनी शुरू हो जाती है और वो इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करने वाला होता है। पर लॉयड अपने एक ही हाथ से उसके सारे के सारे अटैक को डिसमिस कर देता है। जब लॉयड उसे अपने हैंकी से साफ करता है तो डीमन लॉर्ड धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है। आखिरकार मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? जिसके बाद लॉयड मैरी के टूटे हुए हाथ को भी सही कर देता है और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और बड़े भाई को दिखाया जाता है और लॉयड पहली बार उनका नाम लेता है और इस बंदे का नाम है शोमा। और अब ये दोनों गले मिलते हैं और तभी शोमा अपने छोटे भाई से ये कहता है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो और तुमने अबाडोन को भी डिफीट किया है, ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड था। और इस तरफ एक कमांडिंग ऑफिसर मैथोफोन को ढूंढ रही होती है, पता नहीं वो कहाँ चला गया और मैंने उसे काफी लंबे टाइम से नहीं देखा। पर इस बंदे की तो काफी गिग्गी बन रही होती है क्योंकि उसके पीछे काफी बड़ा रैबिट मॉन्स्टर भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एल्का यहाँ पर आ जाती है
और वो एक ही झटके में इस रैबिट मॉन्स्टर का सफाया कर देती है। और फिर हमें कॉन्डन विलेज का वीट फार्म दिखाया जाता है और अब एल्का ये बताती है कि हमने एक ऐसा बीज बना लिया है जिसे 12 महीनों तक उगाया जा सकता है। और यहीं पर माथोफोन भी खड़ा होता है, बातें सुन रहा होता है। और अब एल्का ये बताती है कि जब डीमन लॉर्ड एबेडॉन ने सभी के ऊपर अटैक किया था तो यही वो जगह थी जहां से सभी को खाना सप्लाई किया गया था। और अब अगले सीन में हम एल्का को देखते हैं जो कि मैरी से ये पूछती है कि अब तो सारा कुछ सही हो गया है तो तुम कासल क्यों नहीं जा रही हो। और मैरी कहती है कि मुझे यहीं पर रहने की आदत हो चुकी है तो इसीलिए मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। और अब सैली और रेहुल लॉयड को बुलाने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं और जैसे ही लॉयड उनके सामने आता है तो पीछे से एल्का भी वहां पर आ जाती है और तभी एल्का और सैली के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और तभी अचानक एल्का उसकी बेल्ट को नोटिस करती है और वो ये बताती है कि ये तो होली बीस्ट विट्रा की हाइडिंग है। और अब एरन भी यहाँ पर आ जाता है और लॉयड उससे शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारा थैंक्स और तुम्हारी मैं उस स्कूल में एडमिशन ले पाया। और यहाँ पर एल्का ये ट्राई कर रही होती है कि वो सैली के साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर सके पर उसकी बेल्ट उसको ऐसा करने से रोक लेती है। और मैरी इन सभी की बातों को सुनने के बाद काफी चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम सारे इतनी जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। और अब वो इन सभी से कहती है कि तुम सारे वापस जाओ और साथ ही में वो एल्का को भी उठाकर सीधा कबर्ड में फेंक देती है कि तुम भी निकलो यहाँ से। और अब फाइनली लॉयड को स्कूल के अंदर एंट्री मिल चुकी है और अब ये चारों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लॉयड को देखते हैं जो कि कचरा उठा रहा होता है और तभी मैरी उससे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। और लॉयड उससे कहता है कि तुम मुझे इस काम के लिए कभी भी बुला सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैरी अपने मन में ये सोचती है कि ये कोई आम कचरा नहीं है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बुढ़ा और नाटा अंकल भाग कर आ रहा होता है और वो ये पूछता है कि तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी ये बात सामने आती है कि ये बुढ़ा अंकल उसी गांव का चीफ है जहां पर लॉयड और मैरी आए हुए हैं। और फिर हम एक होली स्वॉर्ड को दिखाते हैं जिसके बारे में ये चीफ बताता है कि ये स्वॉर्ड काफी कीमती है और जो भी इस स्वॉर्ड को उठाएगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। और तभी मैरी ये बताती है कि इस विलेज का जो चीफ है वो इस स्वॉर्ड को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बताकर यहाँ से मोटा पैसा कमाता है। लेकिन लॉयड इस स्वॉर्ड को बड़ी आराम से बाहर निकाल लेता है और उसे कूड़े के साथ फेंक देता है, जो देखकर इस बुढ़े की सनक जाती है, क्या तुमने सच में इसे बाहर निकाल लिया। और तभी क्रोम मैरी से पूछता है कि हम इस स्वॉर्ड का क्या करेंगे और मैरी ये बताती है कि हमें इस स्वॉर्ड को पब्लिक के सामने रखना होगा और वैसे मैं एक काम तुम्हारे ऊपर सौंपती हूँ। और अब अगले सीन में हम हजामी ऑफिसर स्कूल को दिखाते हैं जहां पर लॉयड काफी तेजी से भाग रहा होता है और बाकी सभी की हालत काफी टाइट हो रही होती है। और क्लासरूम के अंदर कमांडिंग ऑफिसर ही बताती है कि तुम सभी का एक टूर्नामेंट होने वाला है, वो भी पास के एक स्कूल के साथ, और असल में ये एक इंटर स्कूल लीग है। और तभी लॉयड एरन से ये पूछता है कि ये इंटर स्कूल लीग क्या होती है। और अब ये सारे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर आ जाते हैं और हमें ये दिखाया जाता है कि इन सभी के सामने एक एंटी मैजिक डमी रखी हुई होती है जिसको इन सभी ने तोड़ना है, वो भी कैसे भी करके। और तभी कमांडिंग ऑफिसर इन दोनों को ये कहती है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और अब बारी आती है लॉयड की, लेकिन वो काफी नर्वस होता है तो इसीलिए वो स्पेल को सही तरीके से जॉन्ट नहीं कर पाता और जैसे ही वो एक गलत स्पेल कास्ट करता है तो यहाँ पर काफी तबाही मच जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और अब वो बार बार ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है, लेकिन अब भी ये मूर्ति जैसी की तैसी खड़ी होती है और कमांडिंग ऑफिसर उससे कहती है कि चलो थोड़ी और बार ट्राई कर लो, पर इन दोनों की सनक जाती है और वो ये कहती है कि बस इससे ट्राई मत करवाओ वरना हम सारे मारे जाएंगे। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये डमी अपने आप ही टूट जाती है, जिसको देखकर कमांडिंग ऑफिसर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। और अब ये दोनों लड़कियां कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रही होती हैं और सैली कहती है कि मुझे रिकवरी मैजिक सीखना है, पर रेहू कहती है कि रिकवरी मैजिक सीखना इतना भी आसान नहीं है और खास करके तुम इसे नहीं सीख पाओगी। ओ, अगर ये इतना ही मुश्किल है तो चलो इसे अभी से ही सीखना शुरू करते हैं। और तभी अचानक सेल उसके पेट में एक जोरदार लात मारती है और ये इसने इसीलिए किया होता है क्योंकि इन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसे चोट लगी हो और उसी के ऊपर ये रिकवरी मैजिक ट्राई कर सकते हैं। और अब कमांडिंग ऑफिसर एरन से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें जितनी बार भी चोट लगेगी हम तुम्हें सही कर देंगे। और तभी एरन की चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और इस तरफ मैरी आराम से बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसको देखकर उसकी सारी चाय बाहर निकल जाती है और तभी इसकी बड़ी बहन भी यहाँ पर आ जाती है जो कि दिखने में छोटी लग रही होती है। और अब ये दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं और वो ये बताती हैं कि मेरा नाम है मीना और ये है फिलो। पर मैरी इन दोनों को देखकर ये समझ जाती है कि ये दोनों रॉक्स जो मैजिक मिशनरी सिस्टर्स हैं। और अब ये दोनों उसे एक फोटो दिखाती हैं और ये बताती हैं कि हम इसे ढूंढ रहे हैं। और तभी फिलो को ये एहसास होता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल इंसान आ रहा है
और जैसे ही लॉयड गेट से अंदर आता है तो फिलो उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लॉयड को इससे कुछ भी नहीं होता, उल्टा उसकी ड्रेस में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। और तभी मैरी ये कहती है कि शुक्र मनाओ, ये लॉयड है, अगर कोई और होता तो पक्का मारा जाता। और अब फिलो उससे ये पूछती है क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, पर लॉयड उसको मना कर देता है कि मैं तो खुद मैरी के घर में रह रहा हूँ। और वो ये कहती है कि मैं सारा कुछ कर सकती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन फिर भी लॉयड उसको मना कर देता है। लेकिन अब वो लॉयड के साथ कुछ अजीब सा करना शुरू कर देती है और ये देखकर मैरी उन दोनों को बाहर फेंक देती है। और अब लॉयड अपनी रिब बोन्स को चेक करता है जो कि टूट चुकी होती हैं और मैरी उससे कहती है कि तुम्हें इसका इलाज करवा लेना चाहिए, पर वो कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ये 3 घंटे में अपने आप ही सही हो जाएगी। और अब मैरी ये सोचती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे ये समझ जाना चाहिए कि लॉयड कितना पावरफुल है। और तभी अचानक यहाँ पर एल्का आ जाती है और वो ये कहती है कि मैंने सुना है कि किसी ने होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल दिया है और मुझे ये भी पता चला है कि तुम लॉयड को लेकर वहां पर गई थी। जिसके बाद वो इसे एक छोटी सी बटरफ्लाई बना देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके सामने कुछ और नए बच्चे आ जाते हैं और ये सारे के सारे बच्चे रॉक्स जो मैजिक एकेडमी से होते हैं। इन सभी की लड़ाई होते होते बचती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो लॉयड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और सेल बाहर से खड़ी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है और वो भी अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये सारा कुछ एरन भी देख लेता है और वो ये पूछता है कि तुम ऐसे अंदर कहाँ जा रही हो। और ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और इस बंदे का मुंह बंद करवाने के लिए वो उसे मारना शुरू कर देती है। बेटा बनवाऊं तुझे CID। और फिर रेहो ये बताती है कि वो एक ऑर्फनेज के अंदर पली बड़ी है और यहीं पर वो एक टीचर से मिली थी जिनका नाम था राहुल। और रेहो के हाथ में चोट लग गई थी तो इसीलिए वो ऑर्फनेज के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। और तभी राहुल उसके लिए एक मेटल हैंड लेकर आती है, लेकिन वो अब भी ज्यादा काम नहीं करती और इस ऑर्फनेज से भाग जाती है। जिसके बाद रेहो रियलिटी बताती है कि राहुल ये चाहती थी कि वो इस मेटल हैंड का इस्तेमाल करके होली स्वॉर्ड को बाहर निकाल ले। फिर हमें मैरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की आती है जिसके हाथ में चोट लगी हुई होती है और वो अपना इलाज कराने के लिए मैरी के पास आती है। अरे क्या हुआ, तुम पहले मेरे पास काफी जल्दी जल्दी आया करती थी, लेकिन अब तुम काफी लंबे टाइम के बाद आई हो। और अब मैरी उसको चेक करना शुरू करती है और भी काफी खुश हो जाती है कि मैरी उसका काफी ख्याल रखती है। और तभी लॉयड यहाँ पर आ जाता है और वो ये बताता है कि मैं इस लड़की से पहले मिल चुका हूँ और मेरे ख्याल से वो इंटर स्कूल प्रैक्टिस मैच था। और अब ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो ये बताती है कि उसका नाम है मेकोना। लेकिन लॉयड के यहाँ पर आने से मैरी ने उसके ऊपर ध्यान देना काफी कम कर दिया था और अब ये दोनों खाना बनाने के लिए चले जाते हैं और ये देखकर मेकोना यहाँ से भाग जाती है। और अब वो दिन आ चुका है जब फाइनली इंटर स्कूल टूर्नामेंट होने वाला है और ये सारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और इस तरफ रियो और राहुल भी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वो पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं। और तभी ये अनाउंसमेंट होती है कि जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे ये होली स्वॉर्ड मिलने वाली है और साथ में काफी सारा पैसा जो कि हमारे अंबानी साहब देंगे। और इस तरफ मेकोना बारिश में भीग जाती है और वो एक जगह पर बैठी हुई होती है और तभी लॉयड का बड़ा भाई यानी कि शोमा यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है अरे सुनो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बारिश काफी तेज होने वाली है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर मेकोना बहुत सैड होती है और तभी शोमा उससे ये बोलता है कि अगर तुम परेशान हो तो तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो। मेकोना ये कहती है कि किसी ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया है और मेरे ख्याल से यहाँ पर मेकोना मैरी की बातें कर रही होती है, यानी कि ये लड़की मैरी से प्यार करती है। चलो वो तो आगे देखते हैं। और अब हमें एक बड़ा सा कोलोशियम दिखाया जाता है जहाँ पर ये बैटल होने वाली है और फिर हम रेहू को देखते हैं जो ये कहती है कि एक्सकैलिबर को किसने निकाला और वो ये बातें सोच सोचकर काफी शॉक्ड हो रही होती है। और इस तरफ रॉक्स जो स्कूल की टीचर भी ये बोल रही होती है कि वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है ताकि वो एक्सकैलिबर को पा सके। और वो ये कहती है कि मैं इस स्वॉर्ड को पाकर ही रहूंगी, चाहे कोई भी मेरे सामने आ जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और तभी कमांडिंग ऑफिसर ये कहती है कि हमारी तरफ से लॉयड ज्वाइन करेगा और एक फॉल का जवाब दूसरे फॉल से दिया जाएगा। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मैरी और एल्का लड़ रहे होते हैं और मैरी एल्का से कहती है कि आपको विलेज के लोग बुला रहे हैं तो आपको वहां पर जाना चाहिए। पर एल्का उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो ये कहती है कि तुम मुझे विलेज भेजकर लॉयड के मैच को देखने के लिए जाना चाहती हो। इन दोनों की लड़ाई काफी घमासान चल रही होती है और तभी एल्का उसको एक कर्ज देती है और वो ये कहती है कि जाओ, मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ और तुम्हारा पेट थोड़ी थोड़ी देर बाद दुखना शुरू हो जाएगा। अरे यार ये क्या मुसीबत है। और फिर हमारा सीन दोबारा से इंटर स्कूल लीग मैच में आ जाता है जहां पर इस बैटल के रूल्स बताए जा रहे होते हैं और ये बताया जाता है कि इस बैटल में सिर्फ और सिर्फ मैजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई भी फिजिकल अटैक यहाँ पर बैन है और जो भी इंसान रूल्स को नहीं मानेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अब बारी आती है पहले मैच की और ये मैच सेल और फेलो के बीच में हो रहा होता है और सेल ये कहती है कि मैं इस मैच को किसी भी हालत में जीतने वाली हूँ
और अब देखते ही देखते वो अपनी मैजिकल बेल्ट से फेलो को काफी हद तक डोमिनेट करना शुरू कर देती है। लेकिन ये गलती से फेलो के ऊपर एक फिजिकल अटैक कर देती है, जिससे ये डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और अब बारी आती है अगले पार्टिसिपेंट की, जिसमें मीना और लॉयड होते हैं। और तभी मीना उससे ये कहती है कि मुझसे बचकर रहना, मैं तुम्हें काफी जल्दी हरा दूंगी। और अब वो लॉयड के ऊपर अपना वाटर मैजिक कास्ट करना शुरू कर देती है और वो लॉयड के फेस को पानी से भर देती है, जिससे लॉयड को सांस लेने में दिक्कत हो। लेकिन वो बड़ी आराम से अपनी सांस को रोक लेता है और ऐसे करते करते पूरे 20 मिनट हो जाते हैं। लेकिन लॉयड ने अब भी अपनी सांसों को रोका हुआ होता है और ये देखकर मीना की सीटी पिटी गुल हो जाती है और वो ये कहती है कि मेरे ख्याल से तुम कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। देखो रेफरी, इसने रूल को तोड़ा है और ये कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है। अरे सुनो, क्या तुम मर तो नहीं गए? अरे नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ। और तभी अचानक वो लॉयड के ऊपर एक वाटर टोर्नेडो का इस्तेमाल करती है और लॉयड अंदर ये सोच रहा होता है कि ये मेरे ऊपर मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, तो चलो अब इसे सबक सिखाते हैं और मैं भी मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ। और उसकी चांट करते यहाँ पर एक काफी बड़ा मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है और इससे एक काफी खतरनाक शॉक वेव्स निकलती हैं, जिससे मीना एक ही झटके में हार जाती है। और तभी रेफरी ये अनाउंस करता है कि फाइनली इस बैटल का विजेता है लॉयड। और अब एक अगली बैटल की शुरुआत हो जाती है और ये बैटल है रेहो और राहुल के बीच में। और जैसे ये बैटल स्टार्ट होती है तो रेहो राहुल के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे उसका पूरा का पूरा जबड़ा हिल जाता है। और आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये एक फिजिकल अटैक है, लेकिन ये एक मैजिकल अटैक होता है, क्योंकि रेहो ने अपने हाथ में एक मैजिकल स्टोन रखा हुआ था जिसको वो ब्लास्ट कर देती है और इस वजह से उसको भी काफी चोट आती है और यहाँ तक कि उसका मेटल हाथ भी निकल जाता है। सुनो, तुम्हें काफी केयरफुल रहना चाहिए, पता नहीं कौन अपनी बॉडी में क्या छुपा कर लाया हो। और फिर हम राहुल को देखते हैं, जिसकी हालत काफी गंदी हो जाती है। अरे यार, अभी तो इसके ऊपर एक ही अटैक लगा है और एक के अटैक से इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रेहो एक काफी खतरनाक ग्रैंड मैजिक स्पेल कास्ट करना शुरू कर देती है और ये सुनते ही राहुल की सिटी बिटी गुम हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं और वो इस बैटल को हार जाती है। और तभी रेहो ये बताती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं झूठ बोलने में काफी माहिर हूँ और मैं कोई ऐसा स्पेल एक्टिवेट नहीं करने वाली थी और ना ही मुझे ये आता है। अब हॉस्पिटल में सभी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और तभी राहुल फिल्लू के पास आती है और उसे ये कहती है कि जाओ लॉयड के पास से वो डिवाइन सॉर्ड मेरे पास लेकर आओ। और जैसे ही वो उसके घर जाती है तो वो ये नोटिस करती है कि मैरी एक क्रिस्टल बॉल के सामने बैठकर उससे माफी मांग रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी दोबारा से उसका पेट दर्द होना शुरू हो जाता है और वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते वक्त उसका बैच नीचे गिर जाता है। और तभी फिलो अंदर आ जाती है और उसे कहीं भी होली स्वॉर्ड नहीं मिलती, तो वो इस क्रिस्टल बॉल को लेकर यहाँ से चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये कोई कीमती चीज है। और जब लॉयड यहाँ पर आता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो फटाफट से लाइट हाउस के पास आ जाओ और साथ में होली स्वॉर्ड भी लेकर आना। अरे सुनो मालकिन, वो बंदा होली स्वॉर्ड लेकर आ गया है। और ये सुनते ही फिलो फटाफट से नीचे आ जाती है कि मुझे इस बंदे के साथ फाइट करनी है और पता नहीं मुझे दोबारा ये मौका कब मिलेगा। लॉयड उससे ये पूछता है कि वो क्रिस्टल कहाँ पर है। अरे वो सब छोड़ो और तुम मुझसे फाइट करो। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम मुझे वो क्रिस्टल दे दोगी और साथ में ये बताओगी कि मैरी कहाँ पर है। और अब लॉयड ये सोच रहा होता है कि पहले जब एक लड़की ने उसके हाथ पर मारा था तो उसका हाथ टूट गया था, तो उसे लड़ने के अलावा कोई और रास्ता निकालना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि चलो हम रेसलिंग करते हैं और मेरे गांव में ऐसे ही फैसले होते हैं। वैसे तुम कौन से गांव से हो? मैं कॉनरॉन से हूँ। ओह अच्छा, तभी मैं समझू कि तुम इतने ताकतवर क्यों हो। और जब इन दोनों की आर्म रेसलिंग शुरू होती है तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और एरन भी इस इम्पैक्ट से काफी दूर उठ जाता है और उसके पास लॉयड की ये होली स्वॉर्ड भी होती है। और जैसे ही राउकल का एक दूसरा बंदा लॉयड के ऊपर अटैक करता है तभी मीना भी यहाँ पर आ जाती है और वो इस बंदे के फेस को पानी से कवर कर देती है और ये कहती है कि मैं राउकल के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरी बहन को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो तुम पीछे हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आना। और अब ये दोनों आर्म रेसलिंग करते करते हवा में आ जाते हैं, क्योंकि जिस बॉक्स के ऊपर ये आर्म रेसलिंग करे थे वो पहले ही टूट जाता है। लॉयड को ऐसा लगता है कि वो हारने वाला है। तभी वो कहता है एरो, जिससे आसमान में एक काफी बड़ा विंड मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है और लॉयड इसकी हेल्प से उसे काफी आराम से हरा देता है। अरे वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जीत गया और अगर मैं कोशिश करूं तो मैं ये कर सकता हूँ। लॉयड उससे कहता है कि तुमसे फाइट करके काफी अच्छा लगा और वो ये कहती है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। अरे ओए, पहले मुझे ये बताओ कि मैरी कहाँ पर है। फीलू ये बताती है कि जब मैं उस क्रिस्टल बॉल को लेने के लिए गई थी तो मैरी उसके सामने माफी मांग रही थी और बाद में वो टॉयलेट चली गई, जिसके बाद मैं इस क्रिस्टल बॉल को लेकर यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब साफ है कि मैरी मेरे साथ नहीं आई, वो अपने घर ही होगी। और यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर से अलका बाहर आ जाती है और वो ये कहती है कि लॉयड कहाँ पर है। और राउकल उससे कहती है कि तुम चुप हो जाओ और मुझे उसके बारे में नहीं पता, मुझे बताओ कि लॉयड कहाँ पर है।
तुम चुप हो जाओ, मैं उसके बारे में नहीं जानती। तुम बार बार बेवजह मेरे रास्ते में आ रही हो और मैं लॉयड से मिलकर रहूंगी। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लाइट हाउस में एक जोरदार धमाका होता है और जब राउकल नीचे गिरती है तो एरन उसे बचाने के लिए चला जाता है। क्रोम कमांडिंग ऑफिसर को ये बताता है कि मैंने लॉयड से वो हॉली सॉर्ड ले ली है और उसे किंगडम की ट्रेजर में भी रख दिया है। अगले सीन में राउकल से मिलने के लिए एक आदमी आता है और वो ये कहता है कि तुम काफी घायल हो चुकी हो, तो चलो मैं तुम्हारी चोटों को थोड़ा सही कर देता हूँ। और फिर हमें दोबारा से इसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी और से बातें कर रहा होता है और वो ये कहता है कि मैंने अपने मैजिक से राउकल की काफी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया है, तो अब वो मुझे पहचान नहीं पाएगी। और तुम मुझे ये बताओ कि मैं उस हॉली स्वॉर्ड को कैसे पा सकता हूँ, क्योंकि उस हॉली स्वॉर्ड को पाने के बाद मुझे वो लास्ट डंजन का दरवाजा खोलना है जो कि इस वर्ल्ड के लास्ट एज पर है, और ये वही टाइम होगा जब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा एल्का। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीना और फीलू किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं और तभी वो एक बंदे को उठा लेती हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो ये कहती हैं कि हमें इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। और फिर हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं और तभी रेयो लॉयड से ये पूछती है कि आज छुट्टी है तो आज तुम क्या करने वाले हो। और इससे पहले लॉयड कुछ जवाब देता तभी सेल वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि मेरे घर वालों ने मुझे वापस बुला लिया है। और सेल को यहाँ पर इस बात का दुख हो रहा होता है कि वो ये हॉलीडे लॉयड के साथ नहीं बिता पाएगी और वो ये कहती है कि अगर मेरी फैमिली ने ये कहा कि मुझे पूरा दिन घर में ही रहना है तो मेरा क्या होगा। और अब एरन भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे एक मैरिज मीटिंग में जाना है वरना मैं ये हॉलीडे तुम्हारे साथ स्पेंड करता। जिसके बाद ये दोनों लॉयड को लेकर यहाँ से निकल जाती हैं और वो ये कहते हैं कि तुम इसे छोड़ो, ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मैरी और एल्का इस बात पर लड़ रहे होते हैं कि हॉलीडे में लॉयड के साथ कौन रहने वाला है। और तभी यहाँ पर लॉयड आ जाता है और वो ये बताता है कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। और जब लॉयड उन दोनों को ये बताता है कि वो एक होटल में पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा है तो वो दोनों काफी खुश हो जाती हैं, ये सोचती हैं कि हमें भी वहाँ पर एक रूम बुक कर लेना चाहिए। अगर आप दोनों वहाँ पर आओगे तो मुझे काम करने में थोड़ी दिक्कत होगी। और अगले सीन में उस रेस्टोरेंट के मालिक को दिखाया जाता है जो ये कहता है कि हमारे यहाँ पर काम करने के लिए एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो लॉयड की प्रेजेंस को फील करता है तो उसकी सिटी बिट्टी गुल हो जाती है। और तभी लॉयड की यहाँ पर एंट्री हो जाती है और वो ये कहता है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया हूँ। ओह अच्छा, तो क्रोम ने मुझे सही बताया था कि तुम काफी पावरफुल हो। और अंदर जाते हुए रेस्टोरेंट का मालिक ये बताता है कि हमारे यहाँ पर काफी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, जैसे कि सारे लोग बार बार सो रहे हैं। इससे हमें कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन ये चीज काफी अजीब है और चलो मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। और अब ये बंदा लॉयड को बताता है कि तुम्हें इस बड़ी सी जगह को साफ करना है और वो ये कहता है कि बस इतना सा काम। और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और ये बंदा उसे देखकर कहता है कि तुम कोई नहीं करती और सारा दिन सोती रहती हो और अब से लॉयड भी तुम्हारे साथ काम करेगा। और ये सुनने के बाद वो एक काफी अजीब सी स्माइल करती है और जैसे ही मालिक बाहर जाता है तो वो लॉयड के हाथ में झाड़ू पकड़ा देती है और उसे सारे इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देती है कि किस जगह की सफाई कैसे करनी है। और जब वो लॉयड को ये सारा कुछ बता रही होती है तो लॉयड भी बड़ी आराम से सारी चीजों को साफ कर देता है और अब देखते ही देखते वो छत को भी चमका देता है। और तभी यहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक आ जाता है और ये लड़की उसे पूछती है कि लॉयड क्या चीज है, जिसके बाद ये बंदा लॉयड को शाबाशी देता है और उसके साथ ही यहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें एक नोबल को दिखाया जाता है जिसके सामने इस रेस्टोरेंट की मालिकी काफी फट रही होती है और वो ये कहता है कि तुम्हें क्या हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर देखना नहीं चाहते थे। और तभी वो लॉयड से ये पूछता है कि सुनो बच्चे, तुम्हारी क्या राय है इन सारे पेड़ों के बारे में। अरे वाह, ये सारे पेड़ काफी अच्छे हैं और एकदम सीधे सीधे उगे हुए हैं। वैसे ये नोबल काफी खड़ूस है लेकिन वो लॉयड को पसंद करना शुरू कर देता है और रात में ये नोबल उसी लड़की से बात कर रहा होता है जिसे हम पहले देख चुके हैं। और वो ये पूछती है कि आपके यहाँ पर जल्दी आने का रीजन क्या है। मुझे उन सभी के बुरे इरादों का पता लगाना है और मैं ये जानता हूँ कि एक पेड़ है जिससे सभी लोग बार बार सो रहे हैं और ये पेड़ जिसने भी लगाया वो काफी स्ट्रांग है और मुझे उसे ही ढूंढना है। और अब ये लड़की उसे बताती है कि मैं एक बंदे को जानती हूँ जो कि नया नया यहाँ पर आया है और वो काफी स्ट्रांग है। और ये सुनने के बाद वो नोबल उसे एक हर्ब देता है और ये कहता है कि तुम्हें इस हर्ब को इस बंदे के ऊपर इस्तेमाल करना है जो कि अभी अभी यहाँ पर आया है, जिससे ये बात तो साफ हो जाएगी कि वो इसके पीछे है या फिर नहीं। अब ये लड़की लॉयड के पास आ जाती है और उसे चाय ऑफर करती है और वो ये कहती है कि यहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं तो तुम्हें ये चाय पी लेनी चाहिए। और तभी इस रेस्टोरेंट का मालिक यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि हमारे यहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं और तुम रात में चाय पी रहे हो। और वो अचानक से इस चाय को पी लेता है, जिसके बाद ये लड़की यहाँ से भाग जाती है। और यो भी इसी रेस्टोरेंट के अंदर रहने के लिए आई होती है और तभी वो स्टाफ से कुछ मंगवाती है, लेकिन तभी अचानक लॉयड यहाँ पर आ जाता है और वो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सेल अपनी डैड के साथ कहीं पर जा रही होती है और उसने एक काफी अच्छी ड्रेस भी पहनी हुई होती है और वो ये पूछती है कि डैड हम कहाँ पर जा रहे हैं। और तभी ये बात सामने आती है कि सेल के साथ प्रैंक हो चुका है और तभी उसके डैडी ये बताते हैं कि अब तुम्हारी शादी एरन के साथ होने वाली है। और ये सुनकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ये कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। और जैसे ही वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं, तुम कहीं नहीं जाओगी।
और जब ये सारे उसकी शादी को लेकर बातें कर रहे होते हैं तो सेल काफी गुस्से में आ जाती है और वो ये सोचती है कि मुझे इससे किसी न किसी तरीके से बचना होगा और मैं एरन से शादी नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और अब वो ये प्लान करती है कि वो एरन को कैसे मारेगी। और वो ये सोचती है कि मेरे पास खिड़की है और मैं यहाँ से काफी आराम से बाहर कूद सकती हूँ और मुझे एरन को मारने के लिए बस इस नाइफ और फॉक का इस्तेमाल करना होगा और उसका खिल खलास। और जैसे ही यहाँ का दरवाजा खुलता है तो सेल भी खिड़की की तरफ छलांग लगा देती है और तभी लॉयड अंदर आ जाता है, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाती है कि भगवान आपने मेरी सुन ली। ये बोलने के बाद वो लॉयड के ऊपर कूद जाती है और ये कहती है कि आप दोनों बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। और अब ये नोबल सेल के डैड से ये कहता है कि चलो हमें बाकी चीजों पर बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद सेल लॉयड को लेकर एक खूबचे में आ जाती है और वो इसे देखकर काफी खुश हो रही होती है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। लेकिन तभी रियो यहाँ पर आ जाती है और वो इसका सर पकड़ लेती है। अरे ओए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है कि पहले यहाँ पर एरन आने वाला था तो लॉयड यहाँ पर कैसे आया? और फिर हम एरन को देखते हैं जो कि आराम से घोड़ी बेचकर सो रहा होता है, क्योंकि इस किंगडम में सारे के सारे लोग अपने आप ही सो जाते हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। और पास्ट में हम ये देखते हैं कि नोबल ये सारा कुछ देखने के बाद काफी परेशान हो जाता है और वो ये देखता है कि उसका बेटा सो रहा है और मैरिज मीटिंग में ले जाने के लिए कोई भी नहीं है। और यहीं पास में लॉयड भी खड़ा होता है और फिर हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर ये तीनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये सारा कुछ कौन कर रहा है और इसके पीछे असली कल्प्रिट कौन है और हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। और तभी लॉयड ये कहता है कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और फिर हमें एक लेक को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड और सेल खड़े हुए होते हैं और सेल लॉयड से कहती है कि ये देखो लॉयड, ये कितनी अच्छी लेक है, यहाँ पर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और ये दोनों यहाँ पर कल्प्रिट को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन तभी सेल अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है और तभी अचानक रईहो यहाँ पर आ जाती है। अरे ओए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे होटल के पास आ जाते हैं और कल्प्रिट को पकड़ने के लिए बातें कर रहे होते हैं। तभी रईहो ये कहती है कि अगर हमें उसे पकड़ना है तो हम तीनों को काफी चौकन्ना होना पड़ेगा। और तभी लॉयड ये नोटिस करता है कि सामने से उसका बड़ा भाई शोमा आ रहा है और वो भागकर उसके पास चला जाता है और शोमा उसे देखकर ही कहता है, अरे छोटे भाई, तुम भी यहीं पर हो? मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। और अब ये दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और शोमा ये बताता है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ और किसी ने ये सारा सामान यहाँ पर मंगवाया है। और तभी लॉयड ये कहता है कि पक्का किसी के पास जलाने के लिए काफी सारा सामान है, क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल जलाने के लिए किया जाता है। सुनो सेल, ये तुमने ही मंगवाया है ना? अरे नहीं नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। और अब लॉयड अपने बड़े भाई को इन सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो ये कहता है कि कोनरॉन शहर में ये मेरे बड़े भाई हैं। और जब इन सभी की बातचीत खत्म हो जाती है तो शोमा यहाँ से चला जाता है और अब ये तीनों उसी सामान के सामने खड़े हुए होते हैं और सेलिए कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम इस सामान की देखभाल कर लेना। और फिर अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इन सभी की जासूसी कर रही होती है और फिर हमें फिलो के बारे में बताया जाता है कि फिलो ने विलेज चीफ को काफी जोर से उठाकर फेंका था और अब ये लड़की भागते भागते नीचे गिर जाती है। तभी अचानक उसके सामने एक बंदा आ जाता है और ये बंदा एरन के डैड का असिस्टेंट होता है। और तभी अचानक ये लड़की नोटिस करती है कि इस बंदे के पैरों में ट्री एंड जुड़े हुए होते हैं और ये वही चीज है जो कि सभी के सोने का रीजन है। और अब ये बंदा कहता है कि मैं डीमन किंग ऑफ सीडलिंग हूँ और मैं अपनी इस ताकत से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पर लॉयड भी आ जाता है और वो इन दोनों से पूछता है, दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और साथ में वो ये भी पूछता है, क्या तुम दोनों ने विलेज चीफ को यहाँ से उड़ते हुए देखा? और सच में तुम काफी अच्छा कॉस्प्ले करते हो। और ये सुनते ही उन दोनों के चेहरे कुछ ऐसे हो जाते हैं और डीमन किंग ये बोलता है कि मेरे पास बेहिसाब ताकत है और तुम कह रहे हो कि मैं कॉस्प्ले कर रहा हूँ? बेटा, ये कॉस्प्ले नहीं है, बताऊं तुझे अभी कि मैं कौन हूँ? और अब ये डीमन लॉर्ड अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये कहता है कि शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं डीमन किंग ऑफ वुड्स हूँ और मेरा नाम है ऑल किंग। अरे वाह यार, तुम तो काफी अच्छा कॉस्प्ले करते हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने कैरेक्टर में घुसते ही जा रहे हो। मुझे यहाँ पर कुछ खास नरिशमेंट नहीं मिल रहा है और जब मुझे ये नरिशमेंट मिल जाएगा तो मैं पूरी दुनिया को अपनी जड़ों के नीचे दबा लूंगा। ये बोलने के बाद वो छोटे छोटे पेड़ों से लॉयड के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, पर लॉयड भी उन्हें काफी आराम से संभाल रहा होता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड ने इन सारे के सारे छोटे ट्रीज को निपटा दिया होता है और तभी इनकी नजर उस बड़े वाले पेड़ पे जाती है जो कि होटल की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पर ये सारे नोबल बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक ये डीमन किंग यहाँ पर आ जाता है और वो आते ही इन सभी के ऊपर अटैक शुरू कर देता है। लेकिन तभी मीना इन सभी को बचा लेती है और बाद में बाकी सब भी आ जाते हैं और वो भी इस डीमन किंग से लड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही सेल इसके ऊपर अटैक करती है तो वो भी सेल के ऊपर पलटवार करता है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सेल के ऊपर पूरी की पूरी छत गिरने वाली होती है, लेकिन उसके डैड फटाक से आकर उसको बचा लेते हैं, लेकिन इससे उन्हें काफी चोट लग जाती है।
और अब अगले सीन में हमें एरन को दिखाया जाता है, जिसको अब होश आ चुका है और वो ये नोटिस करता है कि वो एक ऐसी काट के अंदर है जिसके अंदर मोलोटॉफ भरे पड़े हैं और ये सारे मोलोटॉफ जलाने के काम आते हैं, लाइक बारूद। और यहाँ पर डीमन किंग ने इन दोनों को पकड़ लिया होता है और ये सारे मिलकर उसके ऊपर जली हुई बाटली फेंक रहे होते हैं ताकि ये उसका ध्यान भटका सके। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मीना और रईहो अपने मैजिक को कास्ट करना शुरू कर देती हैं, जिससे वो थोड़ी देर के लिए इस डीमन किंग को फ्रीज कर देते हैं। और इस तरफ सेल अपने डैड को बचाने की कोशिश कर रही होती है और वो ये कहते हैं कि प्लीज बेटी तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन सेल यहाँ से जाने से मना कर देती है। जिसके बाद वो लॉयड को याद करती है कि लॉयड ये कहता है कि भले ही वो कितना भी कमजोर है लेकिन फिर भी वो दूसरों की हेल्प करता है और मैं भी लॉयड की तरह बनना चाहती हूँ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर एक और पत्थर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी लॉयड यहाँ पर आ जाता है और वो अपने एक ही हाथ से इस पूरे के पूरे पत्थर को रोक लेता है। जिसके बाद वो इन सारे के सारे पत्थरों को इतनी दूर फेंकता है कि वो नजर भी नहीं आते। फिर बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं और मैरी लॉयड को देखकर ये कहती है कि हमने इस डीमन लॉर्ड को कमजोर कर दिया है, लेकिन तुम ही हो जो कि इसे हरा सकते हो। और तभी लॉयड उसकी छाती में एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके कोर को निकाल कर फटाक से तोड़ देता है और फिर इस डीमन किंग के अंदर से एक ब्राइट रोशनी बाहर निकलती है और अब ये डीमन लॉर्ड दोबारा से एक ह्यूमन बन जाता है जैसे कि ये पहले था। और शोमा भी दूर से बैठा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है और वो ये कहता है, अरे वाह मेरे छोटे भाई, तुमने कर दिखाया। और लॉयड भी काफी खुश होता है, वो ये कहता है कि अगर मेरे पास दोस्त है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी अचानक से हमें विलेज चीफ की आवाज आती है और हम ये नोटिस करते हैं कि शोमा ने उन्हें एक मैजिकल सर्कल के अंदर कैद करके रखा होता है और वो ये कहती है कि तुम मुझे इससे बाहर निकालो और कहीं तुम उसी इंसान के साथ तो काम नहीं कर रहे हो। लेकिन जाने से पहले वो ये बताता है कि होली स्वॉर्ड को किसी ने बाहर निकाल लिया है, जिसकी वजह से उस लास्ट डंजन का दरवाजा अब खोला जा सकता है और इसमें काफी मजा आएगा। और ये बोलने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि विलेज चीफ उस मैजिकल सर्कल से बाहर आ जाती है और साथ ही में उसने इस पूरे के पूरे होटल को भी दोबारा से सही कर दिया होता है। और अब सेल के फादर भी उससे ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी अचीवमेंट्स देखना चाहता हूँ और अब से तुम लॉयड के साथ रहोगी। और ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और बार बार लॉयड से चिपकना शुरू कर देती है कि देखो लॉयड, मेरे पापा मान गए हैं तो चलो अब शादी करते हैं। और फिर अलका भी यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो लॉयड से ये कहती है कि मेरे कंधों में काफी दर्द हो रहा है, क्या तुम इन्हें दबा दोगे? और लॉयड ये कहता है, अरे हाँ क्यों नहीं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लॉयड उसे एक जोरदार धोबी पछाड़ दे देता है, जिससे उसकी सारी की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और इस एनिमे का अगला पार्ट आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आपको ये एनिमे कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनी सोल।